हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो बजट एंड बजटरी कंट्रोल एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है। हार्डली 3 से 4 क्लास में हम चैप्टर खत्म कर लेंगे। रिवाइज करते हैं पूरे चैप्टर को, और काफ़ी सारे कंसेप्ट है। एक बार देखते हैं, पहले थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं बजट एंड बजटरी कंट्रोल का। व्हाट इज बजट? बजट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सीमा लंदन, सीमा मतलब चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि लंदन में है। बजट इज अ फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर प्रायर टू डिफाइन पीरियड ऑफ टाइम ऑफ अ पॉलिसी टू बी परस्यू फॉर द पर्पस ऑफ द गिवन ऑब्जेक्टिव। कह रहा है बजट एक फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है जो पीरियड प्रिपेयर की जाती है प्रायर टू डिफाइन पीरियड ऑफ टाइम। अगर मुझे ये जानना है अगर मुझे ये जानना है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 का बजट बनाना है, तो मैं 25 स्टार्ट होने से पहले ही बजट बनाऊंगा। तो बजट हमेशा प्रायर टू दी पीरियड होता है। प्रायर मतलब पहले बनाया जाता है पीरियड से, पीरियड टाइम। मान लो आपको जिस टाइम का बजट चाहिए, मान लो मुझे नेक्स्ट मंथ का बजट चाहिए, तो नेक्स्ट मंथ का बजट बनाने के लिए आज बनाऊंगा मैं बैठकर। ये नहीं कि जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा तब बनेगा, नहीं, आज बनेगा। पॉलिसी टू बी परस्यू फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग द गिवन ऑब्जेक्टिव। क्या पॉलिसी हमें फॉलो करनी है, ठीक है, क्या हमारे खर्चे हो सकते हैं, ये सब चीज़ें डिफाइन करते हैं बजट के अंदर, जिसे हम, जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो हम परस्यू या पर्पस पूरा हो पाए। नीचे हिंदी में भी लिखा है बजट एक फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। इसका मतलब स्टेटमेंट जो भी बनेगी वो फिगर और अमाउंट में होगी, इसलिए इसको फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट कहा। फिगर एंड अमाउंट पे होगी ये स्टेटमेंट। बजट हमेशा एडवांस बनाया जाता है फ्यूचर पीरियड के लिए। बजट हमेशा एडवांस बनाया जाता है फ्यूचर पीरियड के लिए, कि फ्यूचर में हमारे क्या क्या खर्चे होने वाले हैं वो हम पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। इसको हम बजट कहते हैं। बजट बनाने का पर्पस अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करना होता है। अब आपके ऑब्जेक्ट क्या है, जो भी आपका उद्देश्य, जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए बजट को बनाया जाता है। सिंपल वर्ड में कहे तो बजट क्या है? बजट इज एस्टिमेटेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेंस रिलेटेड टू द पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड का, अगर आप किसी पर्टिकुलर पीरियड का बजट बना रहे हो, लेट्स सपोज कि आपने बजट बनाया है अगस्त के पीरियड का, तो अगस्त के पीरियड में कितने खर्चे होने वाले हैं वो पहले ही अनुमान लगाएंगे। उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे कि अगस्त के पीरियड में ये खर्चे हो सकते हैं। दैट्स कॉल्ड बजट। तो क्या कहते हैं दोस्त? बजट कहते हैं। तो बजट कुछ नहीं है, फ्यूचर एक्सपेंसेस के एस्टिमेशन को बजट कहा जाता है, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड जिसके लिए आप बजट बना रहे। व्हाट इज बजटिंग? बजटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बजट इज नोन एज बजटिंग। क्योंकि चैप्टर का नाम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो पहले बजट समझा कि फ्यूचर के एक्सपेंस को एस्टिमेट करना, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के फ्यूचर के एक्सपेंस को एस्टिमेट करना, इसको बजट कहा जाता है। बजट बनाने के प्रोसेस को बजटिंग कहा जाएगा, ठीक है। एंड बजटिंग कंट्रोल क्या होता है? बजटिंग कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है थ्रू प्रिपरेशन ऑफ बजट। बजट बनाकर हम ये देखते हैं कि अरे नहीं 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 यार, इधर ये ज्यादा खर्चा हो रहा है, इधर ज्यादा का बजट आ रहा है। हमें लगता है कि यार यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्यादा खर्चा होने वाला है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में ज्यादा खर्चा दिख रहा है हमें, इसको कम करो। तो बजट बनाने से हम क्या करते हैं? बजट की हेल्प से हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, और ऐसे सिस्टम को बजटिंग कंट्रोल कहा जाता है। बजटिंग कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है जो बजट स्टेटमेंट की हेल्प से कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। तो व्हाट इज द बजट? बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के बजट है। सबसे पहले बात करें कैपेसिटी बजट, फंक्शन बजट, फंक्शन वाइज बजट, कैपेसिटी वाइज बजट, मास्टर बजट और पीरियड वाइज बजट। अगर कैपेसिटी वाइज बजट देखेंगे तो हमारे पास दो है, फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर में फ्लेक्सिबल बजट आता है बहुत बार। फंक्शन बजट क्या होता है ये अभी मैं नेक्स्ट पेज में आपको डिस्कस करता हूँ, कितने फंक्शन वाइज बजट है। मास्टर बजट वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में भी आया हुआ है। एंड पीरियड बजट में हम लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट एंड करंट बजट देखते हैं। एक एक करके हम इनको देखते हैं, टाइप्स ऑफ बजट को। पहले फंक्शन बजट लिखो, कितने टाइप के फंक्शन बजट होते हैं? फंक्शन बजट: सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज बजट, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, फैक्ट्री ओवरहेड बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, एंडिंग इन्वेंट्री बजट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, मैन पावर बजट और कैश बजट। ये सारे बजट है।
इसमें कुछ पार्ट थ्योरेटिकल है और कुछ पार्ट प्रैक्टिकल है। जिन जिन में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है वो सारे प्रैक्टिकल है, उनको आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है। जैसे कि सेल बजट हमारे को इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन बजट हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट है। डायरेक्ट मटेरियल यूसेज बजट पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल है। डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, एंडिंग इन्वेंट्री बजट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट, मैन पावर बजट एंड कैश बजट। बाकी सब थ्योरेटिकल पार्ट है, बाकी सब छोड़ भी दोगे, थ्योरी भी नहीं भी पढ़ोगे तब भी चलेगा, क्योंकि देखा गया है कि इस चैप्टर से ज्यादातर प्रैक्टिकली पूछा गया है, थ्योरेटिकल बहुत ही कम पूछता है। कम पूछता नहीं, ना के बराबर है। अब देखिए एक एक करके पहले तो मैं सबको करवाता हूँ। जैसे सेल बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया, ये सारी चीज़ जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट लगा हुआ है वो सारे बजट सीखते हैं। एंड देन फिर फ्लेक्सिबल बजट पे चलेंगे, फिर मास्टर बजट पे चलेंगे और खत्म हो जाएगा सर चैप्टर। ठीक है, खत्म हो जाएगा जी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब भाई सेल बजट क्या होता है। सेल बजट, जब भी मैं एस्टिमेशन करूंगा सेल का, जब भी मैं सेल का एस्टिमेशन करता हूँ, अनुमान लगाता हूँ कि फ्यूचर पीरियड में मेरी क्या सेल होगी, इसके लिए हम सेल बजट बनाते हैं। तो सेल बजट is a tools or technique used by the business organization to forecast plan और सेल कि what produce, what quantity and what price। क्या प्रोड्यूस करना चाहिए हमें, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करूं और किस प्राइस पर उसको मैं बेचूं। तो सेल बजट हमें बताता है कि हमें क्या क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। सेल बजट हम बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यार अच्छा मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, तो क्या प्रोड्यूस करना चाहिए हमें, राइट। अच्छा प्रोड्यूस तो करना चाहिए, फिर हमने देखा कि यार इतना डिमांड आ रही है, इतना ये बिक सकता है, 1000 यूनिट बिक सकता है या 10,000 यूनिट बिक सकता है, तो हमने ये अनुमान लगाया कि यार इतने रुपए की सेल या इतनी यूनिट सेल हो सकती है, जितनी यूनिट सेल हो सकती है उतनी क्वांटिटी में बना लो। अब भैया हमने देखा भाई किस प्राइस पर बेचे जिससे हमारी ज्यादा से ज्यादा सेल हो, तो प्राइस डिसाइड। तो ये बेसिकली फोरकास्ट करता है सेल को। सेल बजट का काम सेल को फोरकास्ट करना होता है, और सेल फोरकास्ट करने से हमारी काफ़ी चीज़ें हेल्प होती है। जैसे सबसे पहला बजट यही पढ़ा जाता है, क्योंकि जब तक आप सेल को फोरकास्ट नहीं करोगे आप प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। पहले बताओ कि कितनी यूनिट बेची जा सकती है। जितना भी हम बजट चैप्टर में पढ़ेंगे, बजट बनाना सीखेंगे, वो सारा एस्टिमेशन होगा, कोई भी एक्चुअल नहीं होता। बजट हमेशा एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेशन पे चलता है, फोरकास्टिंग पे चलता है, अनुमानित होता है ये। अब मैं यहाँ पर सेल बजट बनाकर ये दिखाऊंगा, ये देखेंगे कि कितना सेल हो सकती है, कितनी सेल हो सकती है। तो इसके लिए मैंने सेल बजट बनाया। अब पता चलेगा कि अच्छा 1 लाख रुपए की सेल हो सकती है, इसमें 10,000 यूनिट की सेल हो सकती है। अब 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा तो प्रोडक्शन बजट बनाऊंगा। समझ में आया? 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा तो प्रोडक्शन बजट बनाऊंगा। तो इस तरीके से काम करा जाता है। सेल बजट आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड्स, क्योंकि हमें फ्यूचर, अभी मेरी नई नई कंपनी खुली हुई है, मुझे थोड़ी पता है मेरी कंपनी की सेल कितनी होने वाली है, मैं कैसे एस्टिमेट करूंगा। तो नई कंपनी के लिए सेल बजट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए वो दूसरी कंपनी सेम इंडस्ट्री से फोकस करता है कि यार मेरी इंडस्ट्री कैसी है, जैसे मेरी इंडस्ट्री, उसी इंडस्ट्री का सेल बजट कैसा है, सेल कैसे हो रही है उस इंडस्ट्री, तो उससे वो बजट बनाता है। पर अगर आपकी पुरानी कंपनी है तो अपने पास्ट रिकॉर्ड से बजट बना सकते हो कि पास्ट में सेल करी होगी आपने। तो अगर आपकी नई नई कंपनी है तो सेल बजट कैसे बनाएंगे, मेरी जो कंपनी है, जो काम मैं करता हूँ, ऐसी ही इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी होगी, उसके डाटा लेकर ही हम अपना बजट बना सकते हैं। और अगर आपको काम हो गया, काम करते करते हो गया, तो फिर आप उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। सेल बजट कई बारे तरीके से बना सकता है। जैसे प्रोडक्ट वाइज, आप प्रोडक्ट वाइज सेल बजट बना रहे हो कि भाई मेरे पास 5 प्रोडक्ट है, 5 बजट प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सेल है, तो हर प्रोडक्ट के लिए जब अलग अलग बजट बनाओगे उसको प्रोडक्ट वाइज सेल बजट कहा जाएगा। टेरिटरी वाइज, आपकी कंपनी चारों टेरिटरी में है, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन। तो जब आप बजट बना रहे हो सेल बजट अकॉर्डिंग टू दी टेरिटरी, कि यार नॉर्थ का सेल बजट अलग बनाओ, साउथ का अलग बनाओ, ईस्ट का अलग और वेस्ट का अलग बनाओ, क्योंकि हर टेरिटरी में हमारी कंपनी का कहीं ना कुछ काम हो ही रहा है। तो टेरिटरी वाइज सेल बजट कहेंगे उसको। एक होता है पीरियड वाइज। पीरियड वाइज कहते हैं कि भाई आप कितने महीने के लिए, दिन के लिए, वीक के लिए, मंथ के लिए या ईयरली बनाना चाहते हो। तो जब आप ये डिसाइड करते हो कि हमको ईयरली बनाना है, मंथली बनाना है, वीकली बनाना है, कैसे बनाना है, तो उसको पीरियड वाइज सेल बजट कहा जाता है। कस्टमर वाइज, कस्टमर वाइज कहता है अंडर दिस सेल एस्टिमेटेड एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट विच कस्टमाइज गुड्स आर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सेल बजट ऐसा बजट है जहां पर हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे सेल बजट बनाते हैं। यार कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से जब आप बजट बनाते हो उसको सेल बजट, कस्टमर वाइज सेल बजट कहा जाता है।
अब होता है सेल्समैन वाइज। सेल्समैन वाइज क्यों? क्योंकि भाई कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है उसको बेचने वाला सेल्समैन ही है, सीधी सी कहानी, उसको बेचने वाला सेल्समैन है। हमने कहा भाई आप बताओ कि कितनी सेल हो सकती है। तो हमने सेल्समैन से पूछा कि भैया आपके अकॉर्डिंग से हिसाब से कितनी कितनी सेल हो सकती है अलग अलग डिफरेंट रीजन्स के अंदर, या अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर क्या क्या सेल हो सकती है। तो हमने फिर सेल्समैन के डाटा से अपना बजट बनाया, उसको सेल्समैन वाइज बजट कहा जाएगा। क्योंकि भैया देखो, सारी कहानी तो यही है कि जो भी कंपनी है उसका बजट, उसकी जो भी कंपनी है उसका सेल करने वाला तो सेल्समैन ही है। तो आप कितना ही कर लो, पर अगर सेल्समैन कह रहा है कि भाई इतना सेल होती है हमारी, इतनी सेल हो जाती है, इतनी, उसको पता होगा ना, क्योंकि भाई ग्राउंडली वही काम कर रहा है सेल करने पे। तो उसको सेल्समैन वाइज बजट कहा जाता है। हम सेल्समैन के डाटा से रिलेटेड बजट बनाते हैं। अब ये सेल बजट बड़ा सिंपल सा है, खत्म हो गया ये। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बहुत सिंपल सा है कि कितनी क्वांटिटी बेचोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट है, मैं इसको एक एग्जांपल के तौर से समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा। अभी मैं एग्जांपल के तौर, हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट है और दो रीजन में हम सेल करते हैं, ईस्ट और वेस्ट। प्रोडक्ट एक्स की जो सेल होती है ईस्ट में, वो है इतनी क्वांटिटी होती है, दे रखा होगा वो, और इतने रुपए का बिक जाता है। एक क्वांटिटी इतने की बिकती है, मतलब 1020 यूनिट बिकेंगे, 20 रुपए के हिसाब से इतना रुपए का आ जाएगा। बस आपको डाटा को प्रेजेंट करना है टेबल में, क्योंकि ये तो बताएगा ना कि कितनी क्वांटिटी बिकेगी, क्वेश्चन में बताएगा। हम थोड़ी निकाल पाएंगे कि कितनी क्वांटिटी बेच पाएंगे हम। क्वेश्चन बताएगा आपको कि देखो प्रोडक्ट एक्स की ईस्ट रीजन में 1020 यूनिट बिकेगी है 20 रुपए के हिसाब से। ठीक है, हमने लिख दिया। प्रोडक्ट एक्स की वेस्ट रीजन में 1430 यूनिट बिकती है, 20,000 के हिसाब से बिक जाएगी 28,600। इस तरीके से प्रोडक्ट वाई का एक्स रीजन की सेल ये हो सकती है, और प्रोडक्ट वाई की वेस्ट की रीजन की सेल ये हो सकती है, और टोटल सेल ये हो गई। हम पैराग्राफिक डाटा को जब हम टेबल वाइज प्रेजेंट करते हैं, यही सेल बजट है आपका सर, और कुछ भी नहीं है। सारा डाटा क्वेश्चन में दिया होता है, अलग से कुछ नहीं करना होता। आपको सारा डाटा क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। चलिए सर, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। तो अभी मैं आपको सिखा रहा था ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बता रहा था ना, वही क्वेश्चन है ये। तो पूरा कर लेते हैं एक बार। बी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, सेल देम थ्रू डिवीजन। टू डिवीजन की सेल करते हैं, डिवीजन ईस्ट और वेस्ट है। फॉर द पर्पस ऑफ सेल बजट टू द बजट कमेटी फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन मेड अवेलेबल। तो अब आपके पास डाटा दे रखा है। देखो मैंने क्या कहा था, कैसे डाटा होगा आपको पास। मैंने आपसे कहा था कि देखो बजटेड सेल दे रखा है, और ये एक्चुअल सेल। बजट सेल का मतलब ये एस्टिमेटेड है, कि हमने अनुमान लगाया है कि जो प्रोडक्ट एक्स है उसकी 800 यूनिट बिकेगी 18 रुपए के हिसाब से ईस्ट रीजन में, और प्रोडक्ट वाई की ईस्ट रीजन में 600 यूनिट बिकेगी 42 रुपए के हिसाब से। इसी तरीके से प्रोडक्ट एक्स की वेस्ट रीजन में 1200 यूनिट बिकेगी 18 रुपए के हिसाब से, 1000 यूनिट बिकेगी 42 रुपए के हिसाब से। ये एक्चुअल सेल हो गई, ये सारी क्या है, एक्चुअल सेल है, जो एक्चुअली में सेल हुई। ठीक है सर, ये बजटेड है। एडुकेट मार्केट स्टडी रिवील दैट प्रोडक्ट एक्स इज पॉपुलर बट अंडर प्राइस। हमने देखा कि प्रोडक्ट एक्स जो है वो बहुत पॉपुलर है पर अंडर प्राइस है। मार्केट स्टडी करने पे इट इज एक्सपेक्टेड दैट इफ द प्राइस ऑफ एक्स इज इंक्रीज बाय 2 रुपीज, अगर एक्स का प्राइस को 2 रुपए से बढ़ा दिया जाए तब भी वो मार्केट में बिकेगा, वो घटेगी नहीं उसकी सेल, तब भी वो बढ़िया है मार्केट के लिए। ऑन द अदर हैंड वाई इज ओवर प्राइस, वाई का ज्यादा प्राइस है। अगर वाई के प्राइस को 2 रुपए से घटा दिया जाए, इट विल हैव मोर डिमांड इन द मार्केट, फिर और उसकी डिमांड बढ़ जाएगी अगर वाई के प्राइस को 2 रुपए कर दिया जाए। तो बेसिकली वो कह रहा है एक्स के प्राइस को 2 रुपए बढ़ा दो, मतलब 20 रुपए कर दो, और इसको 40 रुपए कर दो। वाई के प्राइस को, एक्स के प्राइस को 20 रुपए और वाई के प्राइस को 40 रुपए कर दो। 2 रुपए उसके बढ़ाओ, 2 रुपए इसके घटा दो, जिससे डिमांड और बढ़ जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्राइस चेंज द रिपोर्ट ऑफ सेल्समैन फ्लोइंग एस्टिमेट हैज बीन प्रिपेयर बाय द डिविजनल मैनेजर। और आपको कुछ दे दिया कि देखो हुआ क्या, जब आपने प्राइसिंग में चेंज करा, तो प्राइसिंग में चेंज करने से क्या हुआ कि एक्स की जो सेल है वो 12.5% से बढ़ गई ईस्ट डिवीजन में, और एक्स की सेल वेस्ट डिवीजन में इतने से बढ़ गई। इसी तरीके से वाई की सेल इतनी बढ़ गई ईस्ट डिवीजन में, और वाई की सेल वेस्ट डिवीजन में इतनी बढ़ गई। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बजट। ये हम बाकी बातें बाद में करेंगे, हमें एक सिंपल चीजें पूछनी थी। मैं आपको दिखा रहा था कि सेल्स बजट बनता कैसे है, ठीक है ना सर। अभी तो देखो, ये 1020 कैसा आया, वो ऐसा आया। सबसे पहले तो जो एक्स है इसको देख लेते हैं, ये तो मैं आपको बता रहा था, अब इसको देख लेते हैं। सर अगर आप ध्यान दो, तो जो हमारा एक्स है उसकी सेल ईस्ट डिवीजन में 12.5% बढ़ी है, देख लो 12.5%, राइट। और वाई की सेल ईस्ट डिवीजन में 22.5% है। तो अब मुझे एक्स की सेल और वाई की सेल देखना। एक्स की सेल है 800 ईस्ट डिवीजन में, तो 800 में 12.5% जोड़ दो। नहीं अभी पूरा पढ़ने दो एक बार।
विद द हेल्प ऑफ इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, फ्लोइंग एडिशनल सेल ओवर एंड अबव द अबव मेंशन एस्टिमेटेड सेल बाय द डिवीजन मैनेजर। कह रहा है भाई ये तो बड़ा ही प्राइस की चेंज करने की वजह से ये सेल तो बड़ी बड़ी, साथ में कुछ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हमने चलाया, उससे इतनी यूनिट और हमारी बढ़ गई, इतनी यूनिट और बढ़ गई। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो 800 यूनिट की सेल थी, यूनिट की सेल हुई थी ईस्ट डिवीजन में। सबसे पहले तो 12.5% उसमें बढ़ा दो, 12.5% बढ़ाया, 800 का 12.5% बढ़ेगा, ये आ जाएगा 900। ठीक है सर, ये आएगा 900। 900 फिर एडवर्टाइजमेंट करके और 120 की सेल करी एक्स यूनिट पे, तो 900 प्लस 120 क्या आ जाएगा 1020। आया समझ में 1020 कैसा आया, ये 1020 कैसा आया समझ में आया। और उन्होंने कहा था प्राइस 2 रुपये से बढ़ गया 18 है, तो ये आ गया आपके पास सेल। इसके बाद वेस्ट डिवीजन की करते हैं, तो वेस्ट डिवीजन के लिए क्या कह रहा है वो, सर वेस्ट डिवीजन की कह रहा है कि भाई वाई 22.5% से बढ़ा है और 80 रुपये और बढ़ा है एडवर्टाइजमेंट कराने की वजह से। तो पहले तो वेस्ट डिवीजन की सेल देख लो आप, सॉरी वेस्ट कह रहा हूँ, वाई की सेल देखो ईस्ट डिवीजन में। तो मैंने वाई की सेल देखी ईस्ट डिवीजन में 600 है, देखो अब वो कह रहा है 600 में पहले तो 22.5% बढ़ाओ, जो प्राइस के चेंज होने की वजह से है, 600 में 22.5% बढ़ा दिया, यह आ गया 735। और फिर उसमें 80 रुपये और जोड़ो एडवर्टाइजमेंट की वजह से, तो 80 रुपये और जोड़ो 815 आ गया सर। ये देखो प्रोडक्ट वाई की सेल ईस्ट डिवीजन में 815, 40 रुपये के हिसाब से 42 था, 2 रुपये कम कर दिया, 32,600 रुपये। आया समझ में नहीं आया। इसके बाद वो कह रहा है कि देखो उसके बाद अब वेस्ट डिवीजन आ जाओ, वेस्ट डिवीजन में 1200 और 1000 है। ओके तो आ जाता हूँ जरा 1200 और 1000 में। कह रहा है जो 1200 है, 1200 में इधर 7.5% से बढ़ा और 1000 में इधर 12.5% से बढ़ा, और प्लस ये सेल भी बढ़ी 140 और 100, इसमें 140 और बढ़ गया और इसमें 100 और बढ़ गया। अब देखो क्या से 1200 में पहले 7.5% ऐड करो, 1200 में ऐड करेंगे 7.5%, याद आएगा 1290। ठीक है, और प्लस ये 140 और बढ़ा एडवर्टाइजमेंट कराने की वजह से, तो प्लस 140 क्या जाएगा 1430। ये देखो 1430 देख रहे हो आप 1430। अब इसकी बारी 1225 कैसे आया, 1000 में पहले 12.5% बढ़ाओ, 1000 में ऐड करेंगे 12.5%, यह आ जाएगा 1125 और प्लस 100 रुपये और जोड़ दो उसमें, यह आ गया 1225। समझ में आया दोस्त। तो इस तरीके से सेल बजट बनाया जाता है, सारा डाटा आपको गिवन होता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन जो पैराग्राफिक फॉर्म में है उसको समझ के करना पड़ता है, एक टेबल बनानी पड़ती है। और यहाँ पर आपका सेल बजट खत्म हो गया। फिर एंड में आप टोटल सेल कह देना कि 20,432, 53,000 रुपये, 28,000 इतना इतना, ये आ गया। तो ये ईस्ट डिवीजन की टोटल सेल हो गई, वेस्ट डिवीजन की टोटल सेल होगी प्रोडक्ट एक्शन वाई की। तो इधर ईस्ट की टोटल सेल और वेस्ट की टोटल, इसी तरीके से प्रोडक्ट वाइज भी टोटल सेल निकाली। ये प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल है, प्रोडक्ट एक्स की टोटल सेल ये रही और प्रोडक्ट वाई की टोटल सेल ये रही। तो हमने डिवीजन वाइज भी सेल निकाल ली, प्रोडक्ट वाइज भी सेल निकाले। तो ये ऐसा सेल बजट है जो प्रोडक्ट वाइज सेल बजट भी है और रीजन वाइज सेल बजट भी है आपके पास, टेरिटरी वाइज दोनों बन जाए ना, ईस्ट और वेस्ट दोनों की निकाल ली सेल टोटल और प्रोडक्ट वाइज भी टोटल सेल निकाल ली। आया समझ में नहीं आया, आ गया सर। बाकी वो और भी बड़ा क्वेश्चन है, उसको आगे पढ़ना है, पर हमने अभी सेल बजट का कंसेप्ट समझना था, वो हमने सीख लिया कि किस तरीके से बनता है। पेपर में नहीं आता सेल बजट, पेपर में आता है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट क्या है, प्रोडक्शन बजट हमें ये बताता है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है गिवन पीरियड पर। द प्रोडक्शन बजट इज अ फोरकास्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ अ बजट पीरियड। अब देखिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक एक साल चालू होता है, ये प्रीवियस ईयर है मान लो, और 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक करंट ईयर है। अब मुझे करंट ईयर का प्रोडक्शन बजट बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा। तो करंट ईयर का प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि भाई सेल बजट वालों को बुलाओ और कहो कि भैया आप बताओ कितनी सेल कर सकते हो आप। उसने कहा मैं 50,000 यूनिट बेच दूंगा। तो सेल बजट के अनुसार हमें मिला 5 लाख यूनिट बेच दूंगा, सॉरी 50 नहीं 5 लाख यूनिट। हम सेल वालों के पास जाएंगे और सेल बजट, सबसे पहला बजट ही सेल बजट होगा जो हमें बताएगा कि कितने यूनिट बिक सकती है। तो उसने हमें बताया कि 5 लाख यूनिट बिक सकती है। मैंने कहा ठीक है, कितने यूनिट बिक सकती है, क्या मुझे उतना बनाऊंगा? नहीं सर, उतना नहीं बनाओगे। हो सकता है कि आपके पास पहले कुछ ना कुछ यूनिट पड़ी हो, है ना। अब आपको 5 लाख यूनिट चाहिए, हमने कहा ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये सेल बजट एक एस्टिमेशन होता है, अनुमानित होता है, हो सकता है इससे ज्यादा सेल हो जाए, हो सकता है इससे कम सेल हो जाए। देखो कम होगी तो चलेगा,
कि डिमांड हम सेटिस्फाई कर पाएंगे। 5 लाख यूनिट हमने बनाई मान लो, और सेल होगी 4,90,000 रुपए की, तो डिमांड तो पूरी हो रही है ना। पर अगर मान लो 5 लाख हमने यूनिट बनाई, प्रोडक्शन करा, और सेल होगी 5,40,000 रुपए की, तो कैसे डिमांड पूरी करूंगा 40,000 की? इसलिए कहा जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा यूनिट आप सिक्योरिटी के तौर पे रख लो, कुछ एक्स्ट्रा ही बनाओ। जितना सेल बजट कहता है कि यूनिट बिकेगी, उससे कुछ एक्स्ट्रा बनाओ। क्यों? कुछ फालतू बनाओ, जिससे अगर मान लो सेल ज्यादा हो जाए हमारे प्रोडक्ट की, तो हम उस फालतू एक्स्ट्रा सेल जो 5 लाख से जितनी ऊपर हो जाए उसको हम मीट कर पाए। तो हमने एक डिजायर क्लोजिंग स्टॉक रखना है कि भैया देखो 5 लाख तो कह रहा है वो बनाने को, सेल बजट क्या कह रहा है कि 5 लाख यूनिट बेच दूंगा, तो हम 5 लाख बनाएंगे। पर हम कह रहे हैं कि यार नहीं, 5 लाख से एक कुछ ज्यादा यूनिट भी बना देता हूँ, जिससे क्या होगा, कभी एक्स्ट्रा डिमांड कम आ गई तो चलेगा, पर एक्स्ट्रा डिमांड आ गई तो उसको भी मीट कर पाओ। तो मैंने 50,000 अपना और बना लिया। मैंने कहा भाई 50,000 और एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, कल को ज्यादा डिमांड आ जाए तो वो मीट कर पाऊंगा। दैट इज कॉल्ड डिजायर क्लोजिंग स्टॉक। तो कहते हैं डिजायर क्लोजिंग स्टॉक। अब ये टोटल आपके पास हो गया 5,50,000 रुपए। मतलब अब आपको इतनी यूनिट का प्रोडक्शन करना है, इतनी यूनिट आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 लाख तो वो बेच ही देंगे, और 50,000 हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं एज अ स्टॉक, कि भैया कल को ज्यादा यूनिट बिक जाए तो हम उससे निकाल कर बेच पाए। तो 5,50,000 चाहिए। पर पिछले साल का हमारा कुछ स्टॉक बच गया था, पिछले साल हमने कुछ स्टॉक बनाया था, वो बच गया था। तो अब वो क्या इस साल हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक क्या कहता है? वो कहता है भाई ये वो स्टॉक है जो पिछले साल बनाया था, बिका नहीं, बच गया, तो इस साल बेचोगे। तो जब मैं 30,000 यूनिट मेरे पास पहले से पड़ा है, तो मैं 5,20,000 बनाऊंगा ना। समझ में आया? मुझे 5,50 चाहिए, 30,000 मेरे पे पहले से पड़ा है गोडाउन में। ठीक है भाई, 30,000 पहले से पड़ा है, तो 5-20 और प्रोडक्शन कर लेना। तो कितना प्रोडक्शन करना है, कैसे पता चलेगा? पहले बताओ सेल कितनी है, सेल बजट बनाएगा। फिर बताओ आप कितना स्टॉक रखना चाहते हो एक्स्ट्रा, डिजायर क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद टोटल हमें इतना प्रोडक्शन, टोटल हमें इतनी यूनिट चाहिए। फिर देखना कि पहले से कोई यूनिट तो नहीं पड़ा, ओपनिंग स्टॉक तो नहीं पड़ा आपके पास पहले से। अगर पहले से पड़ा है वो आप यहाँ से माइनस कर देना। माइनस करने के बाद जो बच जाएगा, इतना आप प्रोडक्शन करोगे भैया, इतना प्रोडक्शन आप करोगे। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये बन गया सर आपका एक फॉर्मेट। देखो ये रहा सर फॉर्मेट। सेल बजट हमें बताएगा कितनी सेल करनी है, ओके। फिर हम देखेंगे कि हमें कितना स्टॉक रखना है, ये हमें क्वेश्चन बताएगा कि कितना स्टॉक आपको रखना है, इतना हमें चाहिए। पहले हमने देखा कि अरे हमारे पास पहले से ही पड़ा है, तो हटा दो, बाकी बना लो। प्रोडक्शन टू बी रिक्वायर्ड, प्रोडक्शन टू बी रिक्वायर्ड। पहले इसका क्वेश्चन कराता हूँ एक। प्रोडक्शन बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बजट ही आता है। एक मेरे पास क्वेश्चन है जिसमें प्रोडक्शन बजट और रॉ मटेरियल परचेज बजट दोनों है। क्यों ना मैं एक कंसेप्ट और आपको करा दूं रिवीजन, और उसके साथ रॉ मटेरियल परचेज बजट और प्रोडक्शन बजट उसका एक सिंगल क्वेश्चन करा दूं, इससे दोनों पार्ट कवर हो जाएंगे। अब प्रोडक्शन बजट का था, प्रोडक्शन बजट था, सबसे पहले बताओ सेल कितनी, फिर दोबारा बता रहा हूँ। सेल डिपार्टमेंट हमें बताएगा कि सेल कितनी है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया कितना क्लोजिंग स्टॉक हमें रखना है एक्स्ट्रा के लिए। हमने कहा ठीक है भाई, हमने कहा भाई 1 लाख की सेल करेगा, हमने कहा 1 लाख की तो सेल वो कर ही रहा है सेल डिपार्टमेंट, और मैं कुछ क्या करता हूँ 20,000 यूनिट पहले से एडवांस में रख लेता हूँ। ये क्वेश्चन बताएगा हमें डिजायर क्लोजिंग स्टॉक क्या जाएगा, 1,20,000 इतना यूनिट का आप क्या बनाओ, इतनी यूनिट का आप प्रोडक्शन करो। हमने कहा इतनी की नहीं करेंगे, क्योंकि 10-15,000 यूनिट हमारे पास पहले से ओपनिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, मतलब पहले से गोडाउन में 15,000 यूनिट पड़ी हुई है। मैंने कहा ठीक है, आप 15,000 वो हटा दो ओपनिंग स्टॉक, 15,000 हटा दो ओपनिंग स्टॉक, और जो बाकी बचेगा वो तो बनाओ, ठीक है सर। तो हमें इतनी यूनिट बनानी है, 1,05,000 यूनिट हमने बनानी है। अब मेरी बात को ध्यान समझना, 1,05,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। अब एक यूनिट को बनाने में, एक यूनिट को बनाने में 2 केजी रॉ मटेरियल लगता है। अब कहानी आती है रॉ मटेरियल की, कि इस पर्टिकुलर यूनिट को बनाने में कितना केजी रॉ मटेरियल लग रहा है। तो अगर 1,05,000 यूनिट बनानी है और एक यूनिट को बनाने में 2 केजी मटेरियल लगता है, तो हमारे पास टोटल मटेरियल रिक्वायरमेंट है 2,10,000 केजी। मतलब हमें टोटल 2,10,000 केजी मटेरियल चाहिए, ठीक है। हमारे पास टोटल 2,10,000 केजी हमें मटेरियल चाहिए। समझ में आया ये रॉ मटेरियल? अब कहता है रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाओ, कितना रॉ मटेरियल मैं खरीदूं। अब अगर मुझे 2,10,000 रॉ मटेरियल चाहिए तो उतना ही खरीदोगे? नहीं सर, ऐसा नहीं हो। फिर से ये देखो कि क्या आप कुछ स्टॉक रखना चाहते हो,
भाई हो सकता है कि कल को ये ज्यादा यूनिट बना दे। अब ज्यादा यूनिट बनाओगे तो ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा। अगर मैं उतना ही खरीदूंगा जितना मुझे चाहिए, तो एक्स्ट्रा अगर आगे कल को लग जाता है तो उसका मैं इमिडिएटली नहीं खरीद पाऊंगा। तो जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना नहीं खरीदते, उससे ज्यादा खरीदो, एक्स्ट्रा लेकर चलो। तो फिर से डिजायर रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब इतना आप लेके चलेंगे स्टॉक रॉ मटेरियल का। लेट सपोज कि मैंने 40,000 रुपए का स्टॉक लेके चला, तो अब मैंने कहा भाई 2.5 लाख रुपए का मटेरियल रॉ मटेरियल खरीद के लाओ, 2.5 लाख केजी का रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आओ। मैंने कहा नहीं, अभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि सर देखो, 2,10,000 तो चाहिए 1,05,000 यूनिट बनाने के लिए। 1,05,000 यूनिट बनाने के लिए 2,10,000 केजी का रॉ मटेरियल हमें चाहिए। 1 केजी बना, 1 यूनिट को बनाने में 2 केजी रॉ मटेरियल लगता है। तो ठीक है, अब 2,10,000 केजी चाहिए। अब मैंने ये कहा कि देखो भाई, 40,000 हम कुछ एडवांस स्टॉक लेके चल रहे हैं रॉ मटेरियल का, कल को अगर ज्यादा यूनिट बनानी पड़े तो हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, हमें इमीडिएटली भागना ना पड़े। तो 40,000 मैंने एडवांस लेके चल लिया सेफ्टी पर्पज से। तो मैं 2.5 लाख केजी रॉ मटेरियल मुझे चाहिए मेरे गोडाउन पे। अब मैंने ये देखा कि मेरे पास 30,000 केजी रॉ मटेरियल पहले से गोडाउन में पड़ा हुआ है पिछले साल का। तो सर 30,000 जब पड़ा हुआ है तो 30,000 यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ और 2,20,000 केजी रॉ मटेरियल परचेज करके ले आता हूँ। तो ये है रॉ मटेरियल परचेज कितना करना है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना नहीं करते, फिर से कंडीशन लगाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हैं और जो निकल कर आता है रॉ मटेरियल परचेज उतना करते हैं। तो सर रॉ मटेरियल परचेज बजट आप तभी बना पाओगे जब प्रोडक्शन यूनिट पता चलेगी। बिना प्रोडक्शन यूनिट के आप रॉ मटेरियल परचेज बजट नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इतनी यूनिट बनानी है, तभी तो आप कहोगे कि अच्छा इतना रॉ मटेरियल चाहिए तो इतनी यूनिट में कितना कर लीजिए। जैसे कि अगर 1,05,000 यूनिट प्रोडक्शन आ गया, तो आप ये कहोगे ना कि 1,05,000 यूनिट बनानी है तो 2 केजी के हिसाब से 2,10,000 केजी का रॉ मटेरियल चाहिए। इस तरीके से तो प्रोडक्शन बजट के बाद ही रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा। समझ में आया नहीं आया? आओ सर, अब मैं आपको कराता हूँ एक क्वेश्चन जिसके अंदर हमको दोनों चीजें मिल जाए, और शानदार क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन से दोनों चीज सॉल्व हो जाएगी, दोनों समझ में आ जाएगा। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, एक कंपनी है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, दो टाइप का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2016 इट एक्सपेक्टेड टू सेल 15,000 केजी ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 75,000 केजी ऑफ प्रोडक्ट बी। तो ये हमें सेल डाटा दे रखा है, बिना सेल के हम प्रोडक्शन नहीं बना सकते, और बिना प्रोडक्शन यूनिट के हम रॉ मटेरियल परचेज बजट नहीं बना सकते। तो हमें सेल तो बता, अगर सेल नहीं बताया था तो सेल का डाटा दे, हम सेल खुद निकाल लेंगे, एस्टिमेट कर लेंगे। पर हमेशा हमें प्रोडक्शन बजट बनाने को बोलेगा तो सेल का डाटा गिवन होगा। वो कह रहा है 15,000 केजी में प्रोडक्ट ए का बना कर बेचता हूँ और 75,000 केजी में प्रोडक्ट बी का बनाकर बेचता हूँ, 30 रुपए और 16 रुपए के हिसाब से पर केजी रिस्पेक्टिवली। द डायरेक्ट मटेरियल PQR आर मिक्सड इन अ पोर्शन ऑफ 352 इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट ए एंड हाँ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट ए। कह रहा है जो डायरेक्ट मटेरियल PQR है, मटेरियल है जो PQR, वो मिक्सड कर कर 352 की रेशियो में मिक्स करके प्रोडक्ट ए में डाला जाता है, तब प्रोडक्ट ए बनता है। तो प्रोडक्ट ए का 1 केजी बनाने के लिए हमें मटेरियल PQR बनाना डालना पड़ता है, वो भी 352 की रेशियो में। अब मटेरियल क्यू और आर को मिक्स करा जाता है 1:2 की रेशियो में प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए। तो प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए PQR मटेरियल लगता है, और प्रोडक्ट बी को बनाने में सिर्फ QR और मटेरियल लगता है 1:2 की रेशियो में। एक्चुअल और बजटेड आपको डाटा नीचे दे रखा है, एक्चुअल और बजट डाटा आपको नीचे दे रखा है, वो देखो क्या दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है सर मुझे मटेरियल पी का, मुझे सबका ओपनिंग स्टॉक दे रखा है यहाँ पर। पी का ओपनिंग स्टॉक, क्यू का ओपनिंग स्टॉक और आर का ओपनिंग, ये तो था मटेरियल। ठीक है, ये मटेरियल है। अब ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए बी का भी ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, दोनों का चाहिए। और एक्सपेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, ये मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है तीनों का, ये प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक है।
और एंटिसिपेट कर रहे हैं कॉस्ट पर केजी कि भैया देखो जो आपका ये रॉ मटेरियल है वो 12 रुपये पर केजी के हिसाब से आएगा रॉ मटेरियल पी, रॉ मटेरियल क्यू जो है वो 10 रुपये पर केजी के हिसाब से आएगा और रॉ मटेरियल आर जो है वो 8 रुपये पर केजी के हिसाब से हमें खरीदना पड़ेगा, तब जाकर हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये रॉ मटेरियल के प्राइस दे रखे हैं कितने से खरीदेंगे। प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट एंड मटेरियल परचेज बजट शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज मटेरियल ईयर एंडेड इतना। तो आपको परचेज बजट सॉरी प्रोडक्शन बजट और मटेरियल परचेज बजट बनाना है जिससे हम ये बता पाए कि कितना खर्चा हमारा होगा कॉस्ट को खरीद मतलब उसको खरीदने में बनाने में। ठीक है सर। चलिए सबसे पहले तो बनाता हूँ स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन बजट, क्योंकि बिना प्रोडक्शन यूनिट के आप रॉ मटेरियल परचेज बजट नहीं बना सकते। स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन बजट। यहाँ मेरे पे दो टाइप के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले लिखोगे सेल एस्टिमेटेड, सेल एस्टिमेटेड लिखोगे। प्रोडक्ट ए की सेल कितनी दे रखी थी 15,000 केजी और प्रोडक्ट बी की सेल कितनी दे रखी थी 75,000 केजी। तो सेल दे रखी है 15,000 केजी और 75,000 केजी। कितनी सेल आप कर लोगे, ठीक है। अब ये बताओ कितना क्लोजिंग स्टॉक आप रखना चाहते हो, डिजायर क्लोजिंग स्टॉक एक्स्ट्रा में कितना लेके रखना चाहते हो जिससे कभी एक्स्ट्रा डिमांड आ जाए तो हम उसको मीट कर पाए। तो हमने कहा भाई डिजायर क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये रहा 1500 और 4500, ये रहा सर 1500 4500 प्रोडक्ट ए एंड बी का। इसका 1500 केजी है और उसका 4500 केजी। ये करो सर टोटल, ये आ जाएगा जी 16,500, 75,000 4500, ये आ जाएगा 79,500 केजी। ठीक है दोस्त। अब यहाँ से देखो कि आपके पास पहले से कितना ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो हटा दो। आप जो पहले से ओपनिंग स्टॉक पड़ा है भाई वो क्यों नहीं खरीदोगे, वो क्यों बनाओगे। मेरे पे पहले से कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है प्रोडक्ट के, पहले से बचा हुआ है। हमने कहा कितना बचा हुआ है 3,000 4,000 यूनिट आपका पहले से पड़ा हुआ है, मतलब 3,000 केजी हमने पहले से बनाकर रखा हुआ है प्रोडक्ट ए का, वो हटा देता हूँ। और 4,000 इसका पड़ा हुआ है वो हटा देता हूँ। और जो बाकी है वो आप बना लो, क्योंकि देखो चाहिए 16,500, 3,000 पहले से पड़ा है, बाकी बना लीजिए 13,500 आपको बनाना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन टू बी रिक्वायर्ड। समझ में आया। 79,500 माइनस 4,000 क्या जाएगा 75,500 केजी। इतना आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड होगा। अब इतना प्रोडक्शन करने के लिए, इतना केजी प्रोडक्शन ए और बी की बनाने के लिए मुझे कितना मटेरियल खरीदना पड़ेगा, इसके लिए मटेरियल परचेज बजट बनाया जाता है। आया समझ में, नहीं आया सर। तो अब मैं बनाऊंगा मटेरियल परचेज बजट। और ये क्वेश्चन क्यों अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर रेशियो दे रखी है। ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं करा है पहले। स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल परचेज बजट। कितने टाइप का मटेरियल हमारे पास, 3 टाइप के मटेरियल है हमारे पास, तो 3 कॉलम बनेंगे और एक टोटल कॉलम बना लेना आप। क्या आ गया पी क्यू आर, ये टोटल। एक मटेरियल पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये टोटल। सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट ए के लिए कितना मटेरियल चाहिए, वो भी किस रेशियो में 3:5:2 की रेशियो में चाहिए, पी क्यू आर लगेंगे। तो मटेरियल रिक्वायर्ड, यही समझना है आपको, और प्रोडक्ट बी। पर प्रोडक्ट बी में पी क्यू आर नहीं लग रहे, प्रोडक्ट बी में पी क्यू आर पूरे मिक्स नहीं हो रहा। देखो प्रोडक्ट बी में बनाने के लिए मटेरियल क्यू और आर मिक्स होता है सिर्फ 1:2 की रेशियो में, क्यू और आर 1:2 की रेशियो में क्यू और आर मिक्स होता है। ठीक है सर, उसमें तीनों पूरा मिक्स हो रहा है। अब सर मुझे एक बात बताओ, तो मटेरियल प्रोडक्ट ए है, उसकी कितना यूनिट बनानी है,
13,500 बनानी है, तो टोटल में मुझे 13,500 यूनिट इसकी बनानी है, 13,500 केजी बनाना है। और मटेरियल प्रोडक्ट बी जो है वो कितना बनाना है, 75,500 केजी बनाना है। अब करना क्या होता है कि जो 13,500 केजी बनाना है, इसमें पी क्यू आर का इस तरीके से मिक्स करके चलोगे, जैसे कि 3 और 5 दो 50 10 हो गए, 13,500 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब डिवाइड करा 4,050 केजी पी का मटेरियल लगेगा। मटेरियल पी 4,050 केजी चाहिए, जो मिक्स करेंगे कहाँ पर, मान लीजिए एक घड़ा है, उस घड़े में 4,050 केजी मटेरियल पी डालेंगे, ठीक है। और ये डालेंगे 6,750 केजी, 5 हिस्सा इसका निकाल लिया, और ये डालेंगे 2,700 केजी। ये तीनों इस तरीके से मिक्स होगा, तब जाकर 13,500 केजी बनेगा। समझ में आया कैसे करना है? इसमें पी नहीं लगा हुआ है। 75,500 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय क्या जाएगा 25,167, और ये आ जाएगा 75,500। वो गलत हो गया, 50,333। बताओ सर, समझ में आया? तो जब भी आपको रेशियो दे रखी हो, तो रेशियो कैसे करते हैं कि भाई 13,500 केजी बनाना है प्रोडक्ट ए का, उसमें इस 3:5:2 की रेशियो मिक्स करना है, इसमें 1:2 की रेशियो मिक्स करना है। क्या समझ में आया? रेशियो कैसे सोल्व करते हैं? अब यहां से टोटल करके लिख देंगे, टोटल रिक्वायरमेंट इतनी चाहिए हमें। मटेरियल पी तो सिर्फ प्रोडक्ट ए में लग रहा है, तो मटेरियल पी का तो 4,050 केजी ही चाहिए बस। मटेरियल क्यू जो है वो कुछ अमाउंट, कुछ केजी प्रोडक्ट पी में लग रहा है, ए में लग रहा है, और कुछ केजी प्रोडक्ट बी में बन रहा है, तो टोटल कितना मटेरियल क्यू चाहिए, दोनों को जोड़ लो। 6750 प्लस 25,167, क्या जाएगा 31,917 केजी, इतना चाहिए मटेरियल क्यू। और ये 2,700 और 50,333, इतना चाहिए 53,033 मटेरियल आर। तो इतने की तो रिक्वायरमेंट है, और आपको मैंने क्या बताया था, जितने की रिक्वायरमेंट होता है उतना नहीं खरीदते, ठीक है ना, उससे ज़्यादा लेके चलते हैं। सेफ्टी स्टॉक एक तरीके से 89,000 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे डिजायर क्लोजिंग स्टॉक। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है डिजायर क्लोजिंग स्टॉक, कितना दे रखा है सर? अगर आप क्लोजिंग स्टॉक देखें तो इधर रखा है 3,000, 6,000 और 9,000। ये आप एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, 3,000 केजी, 6,000 केजी और 9,000 केजी। 3, 6, 9 मिलाकर हो जाएगा 18,000 केजी टोटल में। टोटल कर लेंगे 4,050 प्लस 3,000, 7,050, 31,917 प्लस 6,000, 37,917, 53,033 प्लस 9,000, 52,033। क्या आ गया 1,07,000, हो नहीं 89,000 प्लस, हाँ 1,18,00,000, ठीक है दोस्त। अब यहाँ से माइनस करेंगे जो आपके पास पहले से पड़ा हुआ है। अगर आपके पास पहले से कुछ स्टॉक और रॉ मटेरियल पड़ा है वो हटा दो। पड़ा भाई 4,000, 3,000 और 30,000, ठीक है भाई। 4,000 माइनस करोगे, 3,000 यहाँ से माइनस करोगे, 30,000 यहाँ से माइनस करो, 37,000 हो गया टोटल। ये आ गया मटेरियल परचेज, 4,050 केजी आ जाएगा, 37,197 माइनस 3,000, माइनस 3,000, 34,917, 62,033 माइनस 30,000 हो जाएगा 32,033, और 1,07,000 माइनस 37,000 जाएगा 70। अब आपको रेट दे रखे दोस्त, ये देखो
12, 10, 8 मटेरियल पी पड़ता है 12 रुपए के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 8 और इस तरीके से आपकी कॉस्ट निकल जाएगी, रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट। 4050 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या जाएगा 48,600 रुपये। 34,197 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आएगा 3,49,170 और 32,033 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आएगा 2,56,264। फिर करो टोटल कर दो 6,54,030। ठीक है सर, और इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। दोनों में आपका एक क्वेश्चन करा दिया मैंने। ठीक है जी। तो यहाँ पर आज की क्लास के अंदर हमने 3 बजट देखे। पहला हमने देखा मटेरियल, पहले हमने देखा सेल बजट, उसका एक क्वेश्चन करा, फिर हमने देखा मटेरियल परचेज बजट और प्रोडक्शन बजट। तो 3 बजट आज की क्लास में हमने कर लिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कितना और रह गया है। सर इसमें 2 क्लास लगेगी फंक्शन बजट के अंदर। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्या कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम बजट निकालूंगा, कंज्यूम बजट। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम बजट आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर बजट और मैन पावर बजट भी कहते हैं, और बाकी छोटे मोटे जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो जाता है, ये सब तो मेन मेन है वो जिसके क्वेश्चन आते भी है। ये बजट तो भरने को बहुत सारे भर दिए इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल के अंदर, पर क्वेश्चन भी तो दो उसके। ठीक है, फिर आ जाता है फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट के बाद आएगा कैश बजट, फिर मास्टर बजट और चैप्टर खत्म हो जाए। तो मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट हाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है चैप्टर की, भी तो कर पाओगे। तो आज के लिए रहेंगे इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फर्दर जितने भी फंक्शन बजट है छोटे मोटे जितने भी है वो सारे कवर कर लेंगे। तो फंक्शन बजट कवर हो जाएगा, उसके बाद फ्लेक्सिबल बजट कवर करेंगे और कैश बजट कवर करेंगे, एंड देन फिर लास्ट में मास्टर बजट कवर करके चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।